हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स। अरे डरने की जरूरत नहीं है, और दिनों की तरह ही ये एक नॉर्मल सेशन है। कल कुछ ज्यादा ही वर्ड्स हो गए थे, बहुत छटाई करने के बाद भी मैं 29 से नहीं घटा पाया था, और एक्चुअली मैं भी सेशन कराने में थक गया था। तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी क्या परिस्थिति हुई होगी, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि 2 टुकड़े में ही सही, लेकिन सेशन को कीजिएगा जरूर, शब्दों को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सबके सब इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो चलिए यहां पर फिर से आपके डिक्शनरी में कुछ नए शब्द जोड़ते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा कीजिए, अगले सेशन में उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आपके सामने लाए गए शब्दों को रखते हैं। शुरू वहीं से करेंगे, वर्ड ऑफ द डे से। आज के सेशन का जो वर्ड ऑफ द डे है ये है फैड। फैड नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ स्टाइल, एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज वेरी पॉपुलर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब है कोई भी स्टाइल, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इंटरेस्ट, वो आजकल के गाने की तरह, वो पता नहीं कौन सा गाते गाते चिल्लाते हैं। हाँ, अब तो कोई भी गायक हो जा रहा है ना, ऐसे ही दिखता है वैसे ही बनता है, पता नहीं क्या क्या कहता है और कौन कौन सुनता है, कौन कौन से है पता नहीं। ठीक है, पुराने जमाने के जो वो सुर ताल वो सब खत्म हो गया सब। तो अब जो है वो कैसा हो गया, पुराने जमाने के जो गीत हैं वो आज भी दिए की तरह मध्यम मध्यम टिमटिमाते हैं, और बुझ जाए तो भी उसकी खुशबू बहुत देर तक वातावरण में रहती है। और उन गानों को आज भी बजाइए तो पैर जरूर थिरकता है। आजकल के गाने हैं फुलझड़ियों की तरह है, जूम आते हैं और बस चले जाते हैं। जब आते हैं 2-4 दिन 5 दिन वही रहते हैं, मिलेनियर, करोड़पति, फरारी, गाड़ी, इसकी उसकी, यही सारे गाने आजकल आते हैं। तो कह रहा है कि स्टाइल और एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज वेरी पॉपुलर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सेम आजकल के फिल्मों और गानों की तरह ये फैड शब्द है। सनक, तरंग या झक, है ना, सनक, तरंग या झक। कोई भी स्टाइल आजकल नहीं होता है, फटा हुआ जीन्स है, पॉकेट लटका हुआ जीन्स है, कुछ दिन रहा फिर नॉर्मल पे लौट जाते हैं इंसान, तो वही है। फैड का मतलब क्या है कि स्टाइल और एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज वेरी पॉपुलर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस अर्थ में हम फैड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, क्रेज, कल्ट, फ्यूरर एंड रेज। क्या हो जाएगा? क्रेज, कल्ट, फ्यूरर एंड रेज। एंटोनिम की बात करें, काम, डिसलाइक, हेट। 2 बार डिसलाइक हो गया है, काम, डिसलाइक, हेट। एक अर्थ में फैड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। स्टाइल, एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज वेरी पॉपुलर, अगर पॉपुलर है तो वहां पर पसंद की बात आएगी, और उस अर्थ में काम, डिसलाइक और हेट को हम इसके एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा देयर वॉज अ फैड फॉर वियरिंग रिप्ड जीन्स अ फ्यू ईयर्स अगो। क्या है? देयर वॉज अ फैड फॉर वियरिंग रिप्ड जीन्स अ फ्यू ईयर्स अगो। कुछ साल पहले क्या था? एक फैड था वियरिंग रिप्ड जीन्स का, है ना, रिप्ड जीन्स पहनने का एक फैड था। तो यहां पर आज का जो शब्द है ये है फैड। फैड का क्या मतलब है? स्टाइल, एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज वेरी पॉपुलर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी सनक से, तरंग से, झक से, एक झक था उस समय में, अब वो खत्म हो चुका है। चलिए सेशन में और दूसरा देखिए। टू मी फैशन इज अबाउट बीइंग कंफर्टेबल, नॉट द लेटेस्ट क्रेज और फैड। क्या है? टू मी फैशन इज अबाउट बीइंग कंफर्टेबल, नॉट द लेटेस्ट क्रेज और फैड। बिल्कुल, फैशन क्या है? कंफर्टेबल होने से है। क्या मस्त बात कहा है, टू मी फैशन इज अबाउट बीइंग कंफर्टेबल, नॉट द लेटेस्ट क्रेज और फैड। बिल्कुल, लेटेस्ट क्रेज और फैड की तरफ बढ़ेंगे तो फिर वो रहेगा कहां? फिर तो वो कुछ दिन में गायब हो जाता है। फैड का मतलब ही है स्टाइल, एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज वेरी पॉपुलर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला शब्द है ये है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है, अगर हम किसी पर्सन और प्रॉब्लम की बात करें तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील विद। मतलब क्या है कि जिसको कंट्रोल करना और उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो, उस अर्थ के लिए हम इंट्रैक्टेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील विद, है ना, मतलब है कि व्यक्ति या समस्या जिसका नियंत्रण और उपचार करना कठिन हो, दुसाध्य कहते हैं, है ना, जिसको साधना बहुत मुश्किल है, कठिन हो जिसके साथ डील करना, उसके लिए हम इंट्रैक्टेबल शब्द का प्रयोग करते हैं।
सिनोनिम की बात करें, डिफाइंड, स्टबर्न, रिकैल्सिट्रेंट, क्या हो जाएगा? डिफाइंड, स्टबर्न, रिकैल्सिट्रेंट। एंटोनिम की बात करें, एमिनेबल, डोसाइल एंड ट्रैक्टेबल, क्या हो जाएगा? एमिनेबल, डोसाइल एंड ट्रैक्टेबल। एक अर्थ में इंट्रैक्टेबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है इंट्रैक्टेबल, जो कि किसी इंसान और समस्या के लिए यूज किया जा सकता है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील विद, क्या है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील विद। इस अर्थ में हम इंट्रैक्टेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है वी आर फेसिंग एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, क्या है? वी आर फेसिंग एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। चले अगला जो शब्द है वो है कंफाउंड। कंफाउंड वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कंफ्यूज एंड सरप्राइज समवन और टू प्रूव समवन और समथिंग रॉन्ग। मतलब है घबरा देना, अस्त व्यस्त कर देना, अचंभित करना या गलत साबित करना। इस अर्थ में हम कंफाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? टू कंफ्यूज एंड सरप्राइज समवन और टू प्रूव समवन और समथिंग रॉन्ग। घबरा देना, अस्त व्यस्त कर देना, अचंभित करना या गलत साबित करना। इस अर्थ में हम कंफाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अमेज, एस्टोनिश एंड डम्फाउंड, क्या हो जाएगा? अमेज, एस्टोनिश एंड डम्फाउंड। एक अर्थ में कंफाउंड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, कंफर्ट, क्लैरिटी, एक्सप्लेन एंड हेल्प, क्या हो जाएगा? कंफर्ट, क्लैरिटी, एक्सप्लेन एंड हेल्प। एक अर्थ में कंफाउंड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो है कंफाउंड, मतलब होता है टू कंफ्यूज एंड सरप्राइज समवन और टू प्रूव समवन और समथिंग रॉन्ग। घबरा देना, अस्त व्यस्त कर देना, अचंभित करना या गलत साबित करना। इस अर्थ में हम कंफाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा द डॉक्टर्स वर कंफाउंडेड टू सी द पेशेंट दे हैड गिवन अप ऑन स्टैंड अप एंड वॉक अगेन, क्या है? The doctors were confounded to see the patient they had given up on stand up and walk again. यहां पर दो शब्द है। पहला है इंट्रैक्टेबल। अगर हम किसी पर्सन या प्रॉब्लम की बात करें, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील विद, इस अर्थ में हम इंट्रैक्टेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति या समस्या जिसका नियंत्रण या उपचार करना कठिन हो, दुस्साध्य कह सकते हैं इसको। और दूसरा शब्द है कंफाउंड, टू कंफ्यूज एंड सरप्राइज समवन और प्रूव समवन और समथिंग रॉन्ग। घबरा देना, अस्त व्यस्त करना, अचंभित करना और गलत साबित करना। इस अर्थ में हम कंफाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है एम्बिटर। एम्बिटर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समबडी फील एंग्री और डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब है किसी को करवाहट से भर देना या क्रोधित या निराश कर देना। क्या है? टू मेक समबडी फील एंग्री और डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी को करवाहट से भर देना, क्रोधित या निराश कर देना। इस अर्थ में हम एम्बिटर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एंगर, इन्फ्यूरिएट एंड इनरेज, क्या हो जाएगा? एंगर, इन्फ्यूरिएट एंड इनरेज। एक अर्थ में एम्बिटर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, अपीज, प्लैकेट एंड एस्वेज, क्या हो जाएगा? अपीज, प्लैकेट एंड एस्वेज। एक अर्थ में एम्बिटर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है एम्बिटर, मतलब होता है टू मेक समबडी फील एंग्री और डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी को करवाहट से भर देना, क्रोधित या निराश कर देना। इस अर्थ में हम एम्बिटर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He did not allow his suffering to embitter him, क्या है? He did not allow his suffering to embitter him। चलिए आज के सेशन का जो अगला शब्द है वो है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है इफ यू हैव अ प्रेडिलेक्शन फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग अनयूजुअल, यू लाइक इट वेरी मच। मतलब है कि अगर आपको किसी चीज के प्रति प्रेडिलेक्शन है, विशेष करके अगर वो अनयूजुअल है, तो इसका मतलब है कि उसके प्रति आपका बहुत गहरा झुकाव है, आप उसको बहुत पसंद करते हैं। मतलब है किसी चीज के प्रति गहरा झुकाव, अनुराग या गहरी पसंद। इस अर्थ में हम प्रेडिलेक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रेडिलेक्शन का मतलब है इफ यू हैव अ प्रेडिलेक्शन फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग अनयूजुअल। अगर कुछ अनयूजुअल है, उस संदर्भ में यहां पर विशेष करके बात की जा रही है, मतलब है यू लाइक इट वेरी मच, है ना? इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, पेंचेंट, प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी। एंटोनिम है डिसलाइक, हेट, हेट्रेड एंड एवर्जन। क्या हो जाएगा? डिसलाइक, हेट, हेट्रेड एंड एवर्जन। एक अर्थ में प्रेडिलेक्शन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है प्रेडिलेक्शन। एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है कि इफ यू हैव अ प्रेडिलेक्शन फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग अनयूजुअल, यू लाइक इट वेरी मच। मतलब है किसी चीज के प्रति गहरा झुकाव, अनुराग या गहरी पसंद। इस अर्थ में हम प्रेडिलेक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम मैंने कहा क्या, एक बार फिर सुन लीजिए। पेंचेंट, प्रोक्लिविटी एंड प्रोपेंसिटी। एंटोनिम है डिसलाइक, हेट,
hatred and aversion. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ever since she was a child, she has had a predilection for spicy food. क्या है? Ever since she was a child, she has had a predilection for spicy food. इस पेज पर जो दो शब्द आया, पहला है embitter, to make somebody feel angry or disappointed about something over a long period of time. किसी को करवाहट से भर देना या क्रोधित या निराश कर देना, इस अर्थ में हम embitter शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला जो वर्ड है इस पेज का दूसरा, वो है predilection. If you have a predilection for something, especially something unusual, you like it very much. मतलब है किसी चीज के प्रति गहरा झुकाव, अनुराग और गहरी पसंद, इस अर्थ में हम predilection शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है retrogressive. रेट्रोग्रेसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है रिटर्निंग टू ओल्ड फैशन आइडियाज और मेथड्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस। मतलब क्या कह रहा है? रिटर्निंग टू ओल्ड फैशन आइडियाज और मेथड्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस, मतलब है अवनतिशील। मतलब है कि आप आगे बढ़ने के बजाय ओल्ड फैशन आइडियाज और पुराने जगहों पर, पुराने आइडियाज पर वापस लौट जाते हैं प्रोग्रेस किए बिना, उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव। सिनोनिम की बात करें, रिवर्स, बैकवर्ड एंड रिग्रेसिव। क्या हो जाएगा? रिवर्स, बैकवर्ड एंड रिग्रेसिव एक अर्थ में रेट्रोग्रेसिव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें तो फॉरवर्ड, इमिनेंट एंड अपकमिंग। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड, इमिनेंट एंड अपकमिंग एक अर्थ में रेट्रोग्रेसिव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है रेट्रोग्रेसिव, रिटर्निंग टू ओल्ड फैशन आइडियाज और मेथड्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस। मतलब है प्रोग्रेस ना करके ओल्ड फैशन आइडियाज और मेथड पर वापस लौटना, अवनतिशील, इस अर्थ में हम रेट्रोग्रेसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द प्लान इज एक्सट्रीमली रेट्रोग्रेसिव। क्या है? द प्लान इज एक्सट्रीमली रेट्रोग्रेसिव। द प्लान इज एक्सट्रीमली रेट्रोग्रेसिव। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिक्लूज। रिक्लूज नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है a person who lives alone and who maintains very little contact with other people or society, or a religious person who lives a life away from other people or society. मतलब है जो सोसाइटी से बच करके एकांत में जीता हो, एकांतवासी, बैरागी, सन्यासी, इस अर्थ में हम रिक्लूज शब्द का प्रयोग करते हैं। A person who lives alone and who maintains very little contact with other people or society, या a religious person who lives a life away from other people and society, इस अर्थ में हम रिक्लूज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, hermit, ascetic, monk and eremite। क्या है? hermit, ascetic, monk and eremite एक अर्थ में रिक्लूज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, एक्सट्रोवर्ट, सोशलाइट एंड ग्रेगेरियस। क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट, सोशलाइट एंड ग्रेगेरियस एक अर्थ में रिक्लूज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है रिक्लूज। मतलब होता है a person who lives alone and who maintains very little contact with other people or society, या a religious person who lives a life away from other people and society, इस अर्थ में हम रिक्लूज शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है एकांतवासी, बैरागी या सन्यासी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है he is a millionaire recluse who refuses to give interviews। क्या है? he is a millionaire recluse who refuses to give interviews। इस पेज पर दो शब्द, पहला है रेट्रोग्रेसिव, मतलब होता है रिटर्निंग टू ओल्ड फैशन आइडियाज और मेथड्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस, यानी अवनतिशील। इस अर्थ में हम रेट्रोग्रेसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है रिक्लूज, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड हु मेंटेन्स वेरी लिटिल कांटेक्ट विद अदर पीपल और सोसाइटी। अ रिलीजियस पर्सन हु लिव्स अ लाइफ अवे फ्रॉम अदर पीपल और सोसाइटी, यानी एकांतवासी, बैरागी और सन्यासी, इस अर्थ में हम रिक्लूज शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है सार्डोनिक। सार्डोनिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है showing that you think you are better than other people and not taking others seriously। मतलब है खुद को श्रेष्ठ समझने वाला तथा दूसरों के प्रति आदर भाव न रखने वाला, निरादरपूर्ण, इस अर्थ में हम सार्डोनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, मॉकिंग, सार्कास्टिक एंड स्कॉर्नफुल। क्या हो जाएगा? मॉकिंग, सार्कास्टिक एंड स्कॉर्नफुल एक अर्थ में सार्डोनिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सिंसियर, जेन्युइन एंड अफेक्शनेट। क्या हो जाएगा? सिंसियर, जेन्युइन एंड अफेक्शनेट एक अर्थ में सार्डोनिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो पहला शब्द है वो है सार्डोनिक, showing that you think you are better than other people and not taking others seriously। खुद को श्रेष्ठ समझने वाला तथा दूसरों के प्रति आदर भाव न रखने वाला, यानी निरादरपूर्ण, इस अर्थ में हम सार्डोनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है मॉकिंग, सार्कास्टिक, स्कॉर्नफुल, एंटोनिम है सिंसियर, जेन्युइन एंड अफेक्शनेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है her voice had sardonic mocking tone that frightened Anu। क्या है? her voice had sardonic mocking tone that frightened Anu। चले अगला जो शब्द है वो है underbelly। अंडरबेली नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है
द वीकेस्ट और मोस्ट अनप्लेजेंट पार्ट ऑफ समथिंग। क्या है? द वीकेस्ट और मोस्ट अनप्लेजेंट पार्ट ऑफ समथिंग। इस अर्थ के लिए हम अंडरबेली शब्द का प्रयोग करते हैं। कमजोर बिंदु या नाजुक भाग। सिनोनिम की बात करें, शॉर्टकमिंग, डिफेक्ट एंड अक्लीज हिल। क्या है? शॉर्टकमिंग, डिफेक्ट एंड अक्लीज हिल एक अर्थ में अंडरबेली के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्ट्रेंथ, स्पेशलिटी एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, स्पेशलिटी एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक अर्थ में अंडरबेली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है अंडरबेली, द वीकेस्ट और मोस्ट अनप्लेजेंट पार्ट ऑफ समथिंग। क्या है? वीकेस्ट और मोस्ट अनप्लेजेंट पार्ट ऑफ समथिंग। इस अर्थ में हम अंडरबेली शब्द का प्रयोग करते हैं। कमजोर बिंदु या नाजुक भाग। सिनोनिम क्या है? शॉर्टकमिंग, डिफेक्ट एंड अक्लीज हिल। अक्लीज हिल का मतलब होता है दुखती रग। हां, दुखती रग, कमजोर बिंदु है ना, अक्लीज हिल। ध्यान रखिएगा, कहीं पर इसको टाक लीजिएगा। एंटोनिम क्या है? स्ट्रेंथ, स्पेशलिटी एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है, अ फिल्म एक्सपोजिंग द सॉर्डिड अंडरबेली ऑफ मॉडर्न अर्बन सोसाइटी। क्या है? अ फिल्म एक्सपोजिंग द सॉर्डिड अंडरबेली ऑफ मॉडर्न अर्बन सोसाइटी। इस पेज पर दो शब्द, पहला सार्डोनिक, शोइंग दैट यू थिंक यू आर बेटर देन अदर पीपल एंड नॉट टेकिंग अदर्स सीरियसली। मतलब है कि खुद को श्रेष्ठ समझने वाला तथा दूसरों के प्रति आदर भाव न रखने वाला, यानी निरादर पूर्ण। इस अर्थ में हम सार्डोनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अंडरबेली, द वीकेस्ट और मोस्ट अनप्लेजेंट पार्ट ऑफ समथिंग, कमजोर बिंदु या नाजुक भाग। इस अर्थ में हम अंडरबेली शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है मिस्चिवस। मिस्चिवस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एंजॉयिंग, प्लेइंग ट्रिक एंड अनोइंग पीपल और causing trouble such as damaging somebody's reputation। दो अर्थ है, शरारती और हानिकारक। कभी कभी जो है ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है, somebody's reputation को डैमेज करे, उस अर्थ में भी हम मिस्चिवस शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे विशेष करके ये बच्चों के लिए शरारती के अर्थ में। क्या कह रहा है? enjoying, playing tricks and annoying people। ट्रिक्स विक्स करके लोगों को एनॉय करने वाला, शरारत करने वाले को मिस्चिवस कहते हैं। सिनोनिम की बात करें, मैलिशियस, मैलेवोलेंट एंड इविल। मैंने दूसरे वाले के लिए सिनोनिम रखा है, पहले वाले के हिसाब से नहीं रखा है। मैलिशियस, मैलेवोलेंट एंड इविल। एंटोनिम की बात करें, हार्मलेस, बेनेवोलेंट एंड नाइस। क्या हो जाएगा? हार्मलेस, बेनेवोलेंट एंड नाइस एक अर्थ में मिस्चिवस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है मिस्चिवस, एंजॉयिंग, प्लेइंग ट्रिक्स एंड अनोइंग पीपल, causing trouble such as damaging someone's रेपुटेशन या somebody's reputation। इस अर्थ में भी हम mischievous का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She has a mischievous sense of humor। क्या है? She has a mischievous sense of humor मतलब है शरारती है, दूसरों को एनॉय करने वाला। She has a mischievous sense of humor। चलिए अगला जो शब्द है वो है imperious। Imperious एडजेक्टिव की तरह ही प्रयोग होगा। इसका मतलब होता है अनप्लेजेंटली प्राउड एंड एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड और एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू एंड ट्रीटिंग देम एज इफ दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू। मतलब है दंभपूर्ण, उद्धत और अभिमानी। मतलब है कि अनप्लेजेंटली प्राउड है, जिसका एक ऐसा दंभ है कि दूसरे के लिए वो दुखद है। एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड मतलब ये वो उम्मीद कर रहा है कि उसका पालन सब करेगा। एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू एंड ट्रीटिंग देम एज दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू। मतलब है दंभपूर्ण, उद्धत और अभिमानी। इस अर्थ में हम इंपेरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एरोगेंट, विलफुल एंड आर्बिट्ररी। क्या हो जाएगा? एरोगेंट, विलफुल एंड आर्बिट्ररी एक अर्थ में इंपेरियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इक्विटेबल, इम्पार्शियल एंड इक्वल। क्या हो जाएगा? इक्विटेबल, इम्पार्शियल एंड इक्वल एक अर्थ में इंपेरियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She sent them away with an imperious wave of hand। क्या है? She sent them away with an imperious wave of hand। अब यहां पर देखिए, ये जो दूसरा शब्द है इस पेज पर का वो है imperious, unpleasantly proud and expecting to be obeyed or expecting people to obey you and treating them as if they are not as important as you। मतलब है कि दंभपूर्ण व्यवहार करना, दंभपूर्ण, उद्धत और अभिमानी, जो ये सोचे कि भैया तुम्हारा सब पालन करे और दूसरा जो है वो तुम्हारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस अर्थ में हम इंपेरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? एरोगेंट, विलफुल, आर्बिट्ररी। एंटोनिम है इक्विटेबल, इम्पार्शियल एंड इक्वल। इस पेज पर भी कुल दो शब्द है। पहला है मिस्चिवस, एंजॉयिंग, प्लेइंग ट्रिक्स एंड अनोइंग पीपल और कॉजिंग ट्रबल सच एज डैमेजिंग समबडीज रेपुटेशन। मतलब है शरारती या कभी कभी हानिकारक। इस अर्थ में मिस्चिवस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है इंपेरियस, unpleasantly proud and expecting to be obeyed or expecting people to obey you and treating them as if they are not as important as you। मतलब है दंभपूर्ण, उद्धत और अभिमानी। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है गिवन और प्रोड्यूस्ड इन अ ग्रेट क्वांटिटी। क्या है? गिवन और प्रोड्यूस्ड इन अ ग्रेट क्वांटिटी, यानी अधिक मात्रा में और प्रचुर
इस अर्थ में हम प्रोफ्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कोपियस, एबंडेंट एंड प्रोलिफिक। क्या हो जाएगा? कोपियस, एबंडेंट एंड प्रोलिफिक। सबसे परिचित है, आप सारे शब्द को मैंने पढ़ा दिया है पहले से। तो प्रोफ्यूज इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है, मतलब है गिवन और प्रोड्यूस्ड इन ग्रेट क्वांटिटी, अत्यधिक मात्रा में और प्रचुर। इस अर्थ में हम प्रोफ्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं। कोपियस, एबंडेंट एंड प्रोलिफिक। सिनोनिम, एंटोनिम है स्पार्स, स्कैंटी एंड मीगर। क्या हो जाएगा? स्पार्स, स्कैंटी एंड मीगर एक अर्थ में प्रोफ्यूज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी एक्सेप्टेड ब्लेम एंड सेंट अप प्रोफ्यूज अपॉलॉजीज। क्या है? द कंपनी accepted blame and sent up profuse apologies, है ना? The company accepted blame and sent up profuse apologies. यहां पर पहला शब्द है profuse, given or produced in a great quantity, but in great quantity मतलब अत्यधिक मात्रा में या प्रचुर, मतलब है copious, abundant and prolific। एंटोनिम की बात करें, sparse, scanty and meager। चले अगला जो शब्द है वो है scathing। स्कैथिंग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा और इसका मतलब है एक्सप्रेसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, वेरी क्रिटिकल, क्रिटिसाइजिंग समवन और समथिंग इन सीवियर एंड अनकाइंड वे, मतलब कटु या कटु आलोचना पूर्ण। इस अर्थ में हम स्कैथिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। स्कैथिंग का सिनोनिम है अटैकिंग, स्कॉल्डिंग एंड स्लैमिंग। क्या हो जाएगा? अटैकिंग, स्कॉल्डिंग एंड स्लैमिंग एक अर्थ में स्कैथिंग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, प्रेजिंग, हेलिंग एंड कमेंडिंग। क्या हो जाएगा? प्रेजिंग, हेलिंग एंड कमेंडिंग एक अर्थ में स्कैथिंग के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज का दूसरा शब्द है वो है स्कैथिंग, एक्सप्रेसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, या फिर वेरी क्रिटिकल, या फिर कह सकते हो क्रिटिसाइजिंग समवन और समथिंग इन सीवियर और अनकाइंड वे। इस अर्थ में हम स्कैथिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्कैथिंग सिनोनिम है अटैकिंग, स्कॉल्डिंग, स्लैमिंग, एंड एंटोनिम है प्रेजिंग, हेलिंग एंड कमेंडिंग। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज वेरी स्कैथिंग अबाउट the report saying it was inaccurate। क्या है? He was very scathing about the report saying it was inaccurate। यहां पर इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है profuse, given or produced in a great quantity, in great quantity मतलब अत्यधिक मात्रा में, और प्रचुर इस अर्थ में हम profuse शब्द का प्रयोग करते हैं, given or produced in great quantity। दूसरा है scathing, expressing a very strong negative opinion about someone or something, very critical, या फिर कह सकते हैं criticizing someone or something in a severe and अनकाइंड वे, यानी कटु या कटु आलोचना पूर्ण। इस अर्थ में हम स्कैथिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है अनएरिंग। अनएरिंग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा, मतलब है ऑलवेज राइट और एक्यूरेट। क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट और एक्यूरेट, जिसमें कोई एरर ना हो, हमेशा सही हो। अनएरिंग का इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, ना चूकने वाला या सही। सिनोनिम की बात करें, इनफैलिबल, परफेक्ट एंड अनस्werving। क्या है? इनफैलिबल, परफेक्ट एंड अनस्werving एक अर्थ में अनएरिंग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फैलिबल, इम्परफेक्ट, एरिंग एंड फ्रेल। फैलिबल, इम्परफेक्ट, एरिंग एंड फ्रेल एक अर्थ में अनएरिंग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। अब इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है अनएरिंग, ऑलवेज राइट और एक्यूरेट, ना चूकने वाला और सही। सिनोनिम क्या है? इनफैलिबल, परफेक्ट एंड अनस्werving, और एंटोनिम है फैलिबल, इम्परफेक्ट, एरिंग एंड फ्रेल। एग्जांपल देख लेते हैं। He has an unerring talent for writing catchy melodies। क्या है? He has an unerring talent for writing catchy melodies। चलिए अगला जो शब्द है वो है एल। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कॉज डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम्स फॉर समवन और समथिंग। क्या है? टू कॉज डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम्स फॉर समवन और समथिंग, या फिर दूसरा टू बी इल और टू कॉज टू बी इल, और टू फील और कॉज समवन टू फील इल, अनहेल्दी और वीक, मतलब है परेशान करना, कष्ट देना या फिर बीमार होना। इस अर्थ में हम एल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ट्रबल, एफ्लिक्ट एंड बेडेविल। क्या है? ट्रबल, एफ्लिक्ट एंड बेडेविल एक अर्थ में एल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंड एंटोनिम में सूद, कंपोज एंड एले एक अर्थ में एल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एल, टू कॉज डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम्स फॉर समवन और समथिंग, या टू बी इल और टू कॉज टू बी इल, या फिर दूसरा टू फील और कॉज समवन टू फील इल, अनहेल्दी और वीक, परेशान करना, कष्ट देना या बीमार होना। इस अर्थ में हम एल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एल्स द कंट्री। क्या है? द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एल्स द कंट्री, है ना? इस पेज पर दो शब्द, पहला है अनएरिंग, ऑलवेज राइट और एक्यूरेट, मतलब है ना चूकने वाला सही, और दूसरा है एल, टू कॉज डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम फॉर समवन और समथिंग, मतलब है परेशान करना, कष्ट देना, बीमार होना। टू बी इल और टू कॉज टू बी इल इस अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं एल का। चलिए
सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है टम्बल। टम्बल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू फॉल डाउन सडनली बट विदाउट सीरियस इंजरी, और टू फॉल सडनली इन वैल्यू, अमाउंट और सडन फॉल। मतलब है अचानक गिरना, गिर जाना, भाव गिरना, अस्त व्यस्त की स्थिति, और इसका मतलब समझने के अर्थ में भी होता है टम्बल का प्रयोग, इसलिए मैंने यहां पर इसको भी डाल दिया है। अभी मैंने अचानक गिरना, गिर जाना, भाव गिरना, अस्त व्यस्त की स्थिति, इस अर्थ में टम्बल के प्रयोग को डिफाइन किया है। सिनोनिम है ड्रॉप, डिसेंड, फॉल एंड प्लंज। क्या हो जाएगा? ड्रॉप, डिसेंड, फॉल एंड प्लंज। एंटोनिम हो जाएगा राइज, एसेंड, सोर एंड इंक्रीज। क्या हो जाएगा? राइज, एसेंड, सोर एंड इंक्रीज एक अर्थ में टम्बल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। तो इस पेज पर ये पहला है और सेशन का आखिरी शब्द है टम्बल। टू फॉल डाउन सडनली बट विदाउट सीरियस इंजरी, और टू फॉल सडनली इन वैल्यू और अमाउंट, या फिर सडन फॉल। इस अर्थ में हम टम्बल शब्द का प्रयोग करते हैं। अचानक गिरना, गिर जाना, भाव गिरना या अस्त व्यस्त की स्थिति या समझना, इस अर्थ में टम्बल का प्रयोग किया जाता है। ड्रॉप, डिसेंड, फॉल एंड प्लंज सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, राइज, एसेंड, सोर एंड इंक्रीज, इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग हुआ। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है ही ट्रिप्ड एंड टम्बल्ड ऑल द वे डाउन द स्टेप्स। क्या है? ही ट्रिप्ड एंड टम्बल्ड ऑल द वे डाउन द स्टेप्स। चलिए यहां पर सेशन समाप्त हो गया है, लेकिन 3 बोनस है, वो भी हम पढ़ते चले। 3 इडियम है। पहला है हैव नो ट्रक विद। यह भी एक इडियम की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है अवॉइड डीलिंग, बीइंग एसोसिएटेड विद, टू रिफ्यूज टू बी इन्वॉल्व विद समवन और समथिंग। मतलब है के साथ कोई संबंध, अरे नहीं, के साथ कोई संबंध न रखना। अवॉइड डीलिंग और बीइंग एसोसिएटेड विद मतलब है किसी के साथ एसोसिएट होने या डील करने को मना कर देना, अवॉइड करना, या टू रिफ्यूज टू बी इन्वॉल्व विद समवन और समथिंग, किसी के साथ इन्वॉल्व होने से रिफ्यूज करना, इस अर्थ में यूज करते हैं हैव नो ट्रक विद। एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव नो ट्रक विद दैट स्टाइल ऑफ गटर जर्नलिज्म। क्या है? आई हैव नो ट्रक विद दैट स्टाइल ऑफ गटर जर्नलिज्म, है ना। यहां पर जो पहला इडियम आया है, ध्यान रखिएगा, हैव नो ट्रक विद, इसका मतलब है अवॉइड डीलिंग और बीइंग एसोसिएटेड विद, और टू रिफ्यूज टू बी इन्वॉल्व विद समवन और समथिंग, इस अर्थ में हम यूज करते हैं हैव नो ट्रक विद। मतलब है वी हैव नो ट्रक विद दैट स्टाइल ऑफ गटर जर्नलिज्म। चलिए अगला जो है वो है रीड द राइट एक्ट। रीड समवन द राइट एक्ट, है ना, दंगे वाला है। यह भी इडियम की तरह प्रयोग होता है। टू स्पीक एंग्रीली टू समवन अबाउट समथिंग दे हैव डन एंड वार्न दैट पर्सन दैट दे विल बी पनिश्ड इफ इट हैपेंस अगेन। मतलब है जोर से डांटना या कड़ी चेतावनी देना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं रीड द राइट अगेन, राइट एक्ट, रीड द राइट एक्ट, है ना। रीड समवन द राइट एक्ट, समवन यहां पर मतलब है सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। इसका मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली टू समवन अबाउट समथिंग दे हैव डन एंड वार्न दैट पर्सन दैट दे विल बी पनिश्ड इफ इट हैपेंस अगेन। मतलब है किसी को जोर से डांटना और ये वार्निंग देना कि अगर वो दोबारा ऐसा कुछ होता है तो उनको पनिश किया जाएगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रीड समवन द राइट एक्ट, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है रीड समवन द राइट एक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर द स्टूडेंट्स स्टॉर्म्ड द एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी केम आउट एंड रेड देम द राइट एक्ट। क्या है? रेड देम द राइट एक्ट। आफ्टर द स्टूडेंट्स stormed the administration building, the president of the university came out and read them the right act। चलिए एक और है, ये आप जानते होंगे, let the cat out of the bag। क्या है? let the cat out of the bag। ये भी एक idiom की तरह प्रयोग होता है। to allow a secret to be known usually without intending to, है ना। क्या है? to allow a secret to be known usually without intending to, रहस्य खोल देना, इस अर्थ में यूज करते हैं let the cat out of the bag। क्या है? let the cat out of the bag, रहस्य खोल देने से, और भी क्या कह रहा है? usually without intending to, है to allow a secret to be known usually without intending to, यानी रहस्य खोल देने के अर्थ में हम let the cat out of the bag का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I was trying to keep the party secret but Sri went and let the cat out of the bag। क्या है? I was trying to keep the party secret but Sri went and let the cat out of the bag। यहां पर out of, let the cat out of the bag। क्या है? I was trying to keep the party secret but Sri went and let the cat out of the bag। यहां पर जो let the cat out of the bag है, इसका मतलब है to allow a secret to be known usually without intending to, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं रहस्य खोल देना। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाकर के कुल 16 शब्द और 3 इडियम जो आपके सामने रखे गए, सबके सब नए और मजेदार थे। पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और ये सेशन फाइनली आपको पसंद आया।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।